ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी लाइफ आम तो थी लेकिन ख्वाब कुछ ज्यादा ही अनोखे थे। उसे बचपन से जॉम्बी स्टोरीज का बहुत शौक था और अंदर ही अंदर वो सोचता था काश कभी उसकी जिंदगी में कोई जॉम्बी गर्ल आए जिससे वो एक शांत और प्यारी सी लाइफ जी सके। उसे भी लगता था ये बस एक इमेजिनेशन है, पर किसे पता था वो ख्वाब एक दिन सच होने वाला है। जो पहली नजर में उसे बिल्कुल एक इंसानों जैसी लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी क्योंकि वो लड़की एक जॉम्बी थी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि रात बहुत गहरी हो चुकी थी। एक बड़ा खाली घर और उसमें एक लड़का कुछ कर रहा होता है और यही इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है। और तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसके बाद वो खिड़की से झांकता है और देखता है एक लड़की, और ये लड़की इस एनिमे की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। वो धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि छत से ये सब चुपचाप देख रहा होता है। अचानक वो लड़की कुएं के अंदर झांक कर जोर से चिल्लाती है नहीं, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखती है जो कि बुरी तरह चीख रही होती है क्योंकि उसके पीछे जॉम्बिस पड़े होते हैं। दूसरी ओर वही लड़का जो टीवी पे ये सब देख रहा होता है। मेरा नाम फुरिया चिहिरो है और मैं हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे जॉम्बिस बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। फिर हमें चिहिरो का कमरा दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ जॉम्बिस डीवीडीज, मर्चेंडाइज और खिलौने रखे हुए होते हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा रोमांटिक एनकाउंटर किसी जॉम्बी लड़की के साथ हो। उसके बाद स्कूल में चिहिरो अपने दोस्त को ये सब बता रहा होता है। जॉम्बी तुम्हें क्यों पसंद आता है? एक दोस्त हंसकर कहता है शायद तुझे उन पर दया आती हो, लेकिन चिहिरो कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे जॉम्बिस बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद हमें एक टेम्पल दिखाया जाता है। मेरी फैमिली इस टेम्पल को संभालती है और ये है मेरे ग्रैंडपा जो गुरु, ये है मेरे डैड डो और ये इस टेंपल के हेड प्रीस्ट हैं, और ये मेरी 12 साल की बहन मेरो है। उसके बाद चिहिरो बताता है कि उसके डैड सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बाकी पूरा घर मेरो संभालती है। और फिर उसकी बिल्ली बाबू की कहानी सामने आती है। बाबू एक स्ट्रीट कैट थी जो एक दिन हमारे टेंपल में आ गई और तब से वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गई। लेकिन एक दिन बाबू का दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्ली की मौत से चिहिरो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसे टेंपल के पीछे दफना देते हैं। बिस्तर पर लेटा हुआ चिहिरो अपने मन में सोचता है अगर कोई जीव समय से पहले मर जाए तो ये कितना दर्दनाक क्यों होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। उसके बाद चिहिरो अपनी पुरानी किताबें टटोलने लगता है और उसे एक पुरानी गुप्त किताब मिलती है जिसमें मरे हुए जीव को जिंदा करने का नुस्खा लिखा होता है। अब चिहिरो बाबू को कब्र से निकालता है, एक बॉक्स में रखता है और साइकिल उठाकर निकल पड़ता है। वो एक पुराने वीरान घर के पास पहुंचता है और कहता है यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद वो दवाई बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। खिड़की से झांककर वो देखता है वही लड़की छतरी लेकर कुएं के पास आ रही है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सांका गर्ल्स एकेडमी के हेड मास्टर की बेटी रिया सांका होती है। चिहिरो उसे गौर से देखता है और सोचता है क्या ये आज फिर से चिल्लाएगी। रिया कुएं के पास जाती है और जोर से चिल्लाती है क्यों क्यों मैं सांका फैमिली में पैदा हुई। चिहिरो ये सब देख ही रहा होता है तभी रिया कुछ ऐसा बोलती है जो उसे अंदर से हिला देता है। डैड प्लीज ये सब बंद कर दीजिए, हर साल मेरी न्यूड फोटो लेकर ये मत देखिए कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। ये सुनते ही चिहिरो के हाथ से जूस की बोतल गिर जाती है और रिया एकदम सहम जाती है। फिर धीरे धीरे उसकी नजर ऊपर खिड़की की तरफ जाती है और वहाँ चिहिरो खड़ा होता है। उसके बाद दोनों की नजरें मिलती है और इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब चिहिरो और रिया एक कमरे में आमने सामने बैठे होते हैं और चिहिरो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी रिया अचानक उसके ऊपर झुककर बोलती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आज जो तुमने देखा है वो किसी को मत बताना। उसके बाद चिहिरो सोच में पड़ जाता है और कहता है तो क्या जो मैंने कल देखा था वो मैं किसी को भी बता सकता हूँ। रिया हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुमने मुझे कल भी देखा था। उसके बाद रिया फिर से बोलती है मैं मरना चाहती हूँ और किसी भी रूप में फिर से रिबॉर्न होना चाहती हूँ। ये सुन के चिहिरो जवाब देता है तुम्हारे जैसे अमीर लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है हाँ। इसके बाद रिया उसे पूछती है क्या तुम भी यहाँ कल चिल्लाने आए थे, लेकिन चिहिरो धीरे से जवाब देता है नहीं मैं यहाँ किसी को जिंदा करने का नुस्खा आजमाने आया हूँ। ये सुनकर रिया हैरान रह जाती है और कहती है क्या सच में ये पॉसिबल है। चिहिरो कहता है अगर ये सफल हुआ तो जो भी जिंदा होगा वो एक जॉम्बी में होगा। ये सुनने के बाद रिया चिहिरो से कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और ये सुन के चिहिरो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है तुम हाई क्लास की लड़की। रिया कहती है मुझे कभी भी पालतू जानवर रखने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन मैं हमेशा से एक साथी चाहती थी जिससे मैं प्यार कर सकूं। ये सुनने के बाद चिहिरो थोड़ा सोचता है और फिर कहता है ठीक है तुम मेरी मदद कर सकती हो। रिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है तो कल भी यहाँ आओगे है ना। चिहिरो उसे देखता है और सोचता है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकती है और अगले ही पल हमें रिया दिखाई देती है, लेकिन अब वो जॉम्बी बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में चिहिरो उस मेडिसिन को बनाने में फेल हो जाता है और वो ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला था। चिहिरो कहता है अब शायद मुझसे ये नहीं हो सकता, लेकिन तभी रिया उसे बिल्डिंग के नीचे पड़े हुए हब्स के ट्रिक के बारे में बता देती है। उन हब्स को लेने के चक्कर में रिया नीचे गिरने वाली होती है, पर चिहिरो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम पागल हो अगर गिर जाती तो। जिसके बाद हब्स मिल जाते हैं और चिहिरो फाइनली मेडिसिन बना लेता है और रिया थोड़ी सी मेडिसिन अपने पास रख लेती है जैसे उसे कुछ फील हो रहा हो। जिसके बाद चिहिरो बाबू को मेडिसिन पिलाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो डिसअपॉइंट हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो बाबू को वापस से बुरी कर देगा। उससे पहले वो रिया को अपनी साइकिल पर बिठाकर घर ड्रॉप कर देता है और वहीं पर रिया के डैड डेनियल उसे देख लेते हैं। घर लौटने के बाद चिहिरो अपनी कजन रैंको से मिलता है और वो बोलती है तुम्हारे बॉक्स में जरूर कुछ खास होगा। चिहिरो घबरा जाता है क्योंकि बॉक्स में बाबू की डेड बॉडी होती है, लेकिन जैसे रैंको बॉक्स खोलती है और बाबू खुद ही बाहर निकल आता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखने के बाद चिहिरो शॉक होकर बोलता है ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में रिया के डैड रिया को सजा देते हैं कि ना ही वो घर से बाहर जा सकती है और ना ही स्कूल। ये सब सुनकर रिया बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो अपनी बची हुई मेडिसिन को पी लेती है ताकि वो खुद को खत्म कर सके।
सके। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो शौक रह जाती है क्योंकि अभी वो जिंदा होती है। वो नीचे जाकर सुन लेती है कि उसके डैड ने अपने बटलर को चिहिरो को सबक सिखाने के लिए भेजा है। रिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है नहीं, मैं चिहिरो को कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद वो घर से भाग जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चिहिरो अपने प्यारे बाबू को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी कैट बन चुकी है, जिसपे रैंको कहती है ये बिल्ली अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये सुनने के बाद चिहिरो हैरानी से बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तभी बाबू वहाँ से भाग जाता है और चिहिरो उसके पीछे निकल जाता है और इसी वजह से वो आज का स्कूल मिस कर देता है। नेक्स्ट सीन में रिया स्कूल में चिहिरो को ढूंढती है लेकिन वो उसको नहीं मिलता, तो वो दूसरी जगहों पर सर्च करने के लिए निकल जाती है। तभी वही बटलर उसे देख लेता है और उसके बाप को कॉल कर देता है। नेक्स्ट सीन में रिया बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है और उधर चिहिरो बाबू को वही हब्स खाते हुए देख लेता है और तभी उसे ऊपर से रिया की आवाज सुनाई देती है और रिया चिल्लाती हुए कहती है चिहिरो। और ठीक उसी वक्त डेनियल और उसका बटलर वहाँ पहुंच जाते हैं। डेनियल गुस्से में कहता है अगर तू एक अच्छी बच्ची बनकर मेरे साथ घर वापस चलेगी तो मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन रिया को ये बात पता होती है कि अगर वो वापस घर चली गई तो उसकी जिंदगी फिर से वैसी हो जाएगी जैसे वो पहले थी, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अब फाइनली रिया अपने फादर को साफ कह देती कि मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनने के बाद उसका फादर डेनियल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे जबरदस्ती खींचते हुए घर ले जाने लगता है। तभी वहाँ बाबू आ जाता है और रिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बाबू को देखकर रिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी डेनियल की नजर एक गंदी कैट पर पड़ती है जो रिया के पास खड़ी होती है और उसे देखकर डेनियल फिर से गुस्से में आ जाता है और वो कैट पर हमला कर देता है। ये सब देखकर रिया बाबू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में वो खुद पहाड़ से नीचे गिर जाती है। डेनियल ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मर जाए। चिहिरो भी रिया को इस हालत में देखता है और उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने रिया की बॉडी बिल्कुल लाइफलेस पड़ी होती है और उसे मरते हुए देखकर चिहिरो पूरी तरह टूट जाता है। तभी बाबू रिया की बॉडी को लिक करता है और अचानक रिया फिर से अपनी आंखें खोल देती है। उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और चिहिरो एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे पता नहीं था कि रिया ने भी उस मेडिसिन को पी लिया था। रिया उसके पास आकर कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और चिहिरो बिना सोचे समझे मान जाता है। और ये सारी चीजें डेनियल और उसका बटलर छिप के देख रहे होते हैं और डेनियल को अब यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी अब इंसान नहीं रही, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। डेनियल को बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है कि उसने अपनी बेटी को ऐसे ही पहाड़ से नीचे गिरा दिया और अब वो उसे आसानी से नहीं जाने देगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डेनियल अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होता है। दूसरी तरफ चिहिरो रिया को अपने घर ले आता है और रिया उसके घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो कहती है फाइनली मुझे अपने पापा की जेल से आजादी मिल गई। लेकिन चिहिरो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि रिया अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसका दिल अब धड़कना बंद हो गया था और उसकी बॉडी अब ठंडी हो चुकी थी। लेकिन रिया को खुद में आया ये चेंज बहुत ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि अब वो बाबू से बात कर सकती थी और उसे ये भी समझ आता है कि चिहिरो उसे लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। रिया फिर उसके पास आकर कहती है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो ना जब से मैं ज़ॉम्बी बन गई हूँ। ये सुन के चिहिरो ब्लश करने लगता है क्योंकि रिया अब उसकी ड्रीम गर्ल बन चुकी होती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ रैंको आ जाती है। रैंको को देखते ही चिहिरो तुरंत उसे रोकने के लिए भागता है ताकि वो रूम के अंदर ना आ पाए। दूसरी तरफ रिया अपने मन में सोचती है ये मैं क्या करने जा रही थी, मैं तो उसे किस नहीं बल्कि बाइट करने वाली थी। इधर रैंको चिहिरो के घर बाबू के बारे में बात करने आई थी कि वो अब कैसा है। जिसके बाद चिहिरो से थोड़ी दूर ले जाता है जहाँ वो लोग आराम से बात कर सके। तभी वहाँ चिहिरो का एक दोस्त आ जाता है और वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तू रिया के साथ डेटिंग कर रहा है। ये सुनकर चिहिरो थोड़ा ब्लश करता है और कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके साथ डेटिंग नहीं कर रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैंको रिया के बारे में सुनकर थोड़ा जेलस फील करती है। दूसरी तरफ रिया चिहिरो का काफी देर से वेट कर रही होती है और उसे लगता है कि घर में कोई नहीं है तो वो नहाने चली जाती है। जब वो तौल लेने के लिए बाहर आती है तभी चिहिरो के ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख काफी घबरा जाते हैं। उसके बाद रिया किसी तरह ग्रैंडपा को धक्का देकर चिहिरो के रूम में छुप जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है। चिहिरो जब घर वापस आता है तो देखता है कि रिया बिना कपड़ों के फ्लोर पर पड़ी है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि रिया अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है। अगर उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो उसकी बॉडी पूरी तरह हार्ड हो जाएगी, एक नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह। अब चिहिरो उसे बेड पर लेटा देता है और रूम का टेम्परेचर कम कर देता है। चिहिरो रिया को ठीक करना चाहता है, इसलिए वो अपनी सिस्टर रैंको के पास जाकर एक पुरानी बुक ले आता है जिसमें ज़ॉम्बीज के बारे में लिखा होता है। लेकिन उस बुक में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है और अब तक चिहिरो ने अपने घर वालों को ये भी नहीं बताया कि उसने अपने रूम में एक ज़ॉम्बी पाल रखा है। जिसके बाद कुछ दिन और गुजर जाते हैं। उसके बाद चिहिरो को पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी वाली बुक एक्चुअली और किसी ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा ने लिखी होती है। लेकिन अब उनकी एज ज्यादा हो चुकी है इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं कि उसका सोल्यूशन क्या है। उसी समय रैंको भी चिहिरो से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। उसके बाद दोनों बात करते हैं, लेकिन बात खत्म होने के बाद रैंको चुपके से चिहिरो के रूम में जाती है ज़ॉम्बी वाला बुक चुराने के लिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि चिहिरो ने अपने रूम के अंदर एक लड़की छिपा कर रखी है और जैसे ही उसकी नजर रिया पे पड़ती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। फिर रिया उसके ऊपर जम करके उसकी बॉडी को चाटने लगती है। रिया उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये तो इस शहर की रेजो फैमिली की लड़की है और रिया की हरकत देखकर रैंको को भी साफ समझ आ जाता है कि ये लड़की अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। जिसके बाद रैंको की आवाज सुनकर चिहिरो तुरंत उसके रूम की तरफ भागता है और जैसे ही चिहिरो रूम का दरवाजा खोलता है रिया तुरंत उसे देखकर उसे सीधा किस कर लेती है। ये सब देखकर रैंको काफी चौंक जाती है और गुस्से में चिहिरो से कहती है तुम एक ज़ॉम्बी के साथ आखिर क्या कर रहे हो। चिहिरो उसे सब कुछ समझाता है कि रिया ने जो मेडिसिन खाई थी उसी की वजह से वो ह्यूमन से ज़ॉम्बी बन गई है। इधर रिया की नजर बाबू पर पड़ती है जो उसके पीछे पीछे चल देती है। चिहिरो ये सब देख फौरन उसके पीछे भागता है। वहाँ जाके वो देखता है कि बाबू और रिया दोनों हीलिंग मैजिक
मैजिक वाले एक खास पत्ते को खा रहे हैं। उस लीफ को खाते ही रिया धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आने लगती है। तभी वहाँ चीरू के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। वो चीरू को बताते हैं कि जिन लोगों ने वो मेडिसिन ली थी और जॉम्बी बन गए थे उनके लिए ये लीफ खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो दोबारा ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ सकते। उनके लिए स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डेली एक्सरसाइज, लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट और डेली हाइपरटॉक्सिन क्लियर करने वाले ये लीव्स देना होगा। अब चीरू अपने ग्रैंडपा से परमिशन लेता है कि क्या वो रिया को अपने घर में रख सकता है, जिसपे उसके ग्रैंडपा मान जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे। तो अब चीरू रिया को अपने घर लेकर आता है और उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करता है। वो हर चीज नोट करता है कि रिया क्या कर रही है और वो कहाँ जा रही है। वहीं पर चीरू गलती से गिर जाता है और रिया उसके इंटीमेट पार्ट को चाटने लगती है। फिर कुछ देर बाद रिया उसे दोबारा किस कर देती है और ये सब रैंक को देख लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि रैंक को बचपन से ही चीरू को पसंद करती थी। वो दोनों पहली बार मिले थे जब रैंक को एक जगह खो गई थी और चीरू ने उसकी मदद की थी, और उसी दिन से दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे और धीरे धीरे रैंक को चीरू को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। लेकिन जब उसे पता चला कि चीरू एक्चुअली उसका कजन है तो उसने अपनी फीलिंग्स को दबाना शुरू कर दिया और उसे दूर रहने लगी। उसको ये भी नहीं पसंद था कि चीरू हर टाइम बस ज़ॉम्बी मूवीज देखता रहता था, इसलिए वो थोड़ा और डिस्टेंस बना के रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और रैंको के पेरेंट्स चीरू के घर के पास शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसे ही दोनों एक पड़ोसन बन जाते हैं। अब दोनों फिर से साथ में टाइम बिताने लगते हैं और रैंको देखते कि चीरू हर वक्त घर पे ही होता है और बस ज़ॉम्बी मूवीज देखता है या फिर बाहर जाकर ज़ॉम्बी मूवी की चेजिंग करता है। एक दिन दोनों साथ घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक डॉग उन्हें परेशान करने लगता है, जिसे दोनों डर जाते हैं और रैंको तो वहीं रोने लगती है। चीरू भी डर जाता है लेकिन पास में पड़ी लकड़ी उठाकर वो डॉग को डरा देता है और वहाँ से भगा देता है। ये देखकर रैंको का दिल फिर से सॉफ्ट हो जाता है और वो फिर से चीरू को पसंद करने लगती है। चीरू के साथ ज्यादा टाइम बिताने की वजह से रैंको भी अब ज़ॉम्बी मूवी देखना शुरू कर देती है। एक दिन दोनों साथ में एक मूवी देख रहे होते हैं जिसमें एक फीमेल ज़ॉम्बी विलन होती है और एंड में उसकी डेथ हो जाती है। मूवी खत्म होने के बाद रैंको चीरू से पूछती है तुम्हें मूवी कैसी लगी, तो चीरू हंसते हुए कहता है काश उस हीरोइन की जगह कोई मेल लीड ज़ॉम्बी होता तो और भी ज्यादा मजा आता। ये सुनकर रैंको सैड हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि रिया जब तक चीरू की लाइफ में है वो कभी भी मेरे करीब नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगले दिन रैंको और चीरू एक डिलीवरी पर जाते हैं। काम खत्म होने के बाद चीरू अपने घर वापस जाने लगता है लेकिन तभी रैंको उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, मगर चीरू उसे रोक लेता है और ये सब देखकर रैंको को बहुत बुरा लगता है और वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। उधर चीरू वापस रिया के पास आ जाता है और वो अब भी रिया के हर मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि रिया अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे उसके हर मूवमेंट्स पर नजर रखनी पड़ती थी जैसे कि कोई रिसर्च चल रहा हो। कुछ दिन बाद चीरू सोचता है कि रिया के लिए एक नए कपड़े लाने चाहिए और रिया भी उसके साथ शॉपिंग पर चली जाती है। लेकिन इस बात की खबर जैसे रिया के डैड डेनियल को लगती है वो अपने बटलर को ऑर्डर देता है और कहता है मेरी बेटी को ढूंढकर वापस लाओ। अब जब शॉपिंग के दौरान चीरू को सामान लेने के लिए अंदर जाता है तो रिया बाहर अकेली खड़ी होती है। तभी वहाँ बटलर अपने गैंग के लोगों के साथ वहाँ आ जाता है और रिया को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन रिया नॉर्मल लड़की नहीं रही, वो एक ज़ॉम्बी थी और उसके अंदर सुपर पावर थी। वो अकेले ही सबको मार गिराती है और ये सब चीरू देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसके बाद रिया खुद भी डर जाती है और उसे पता नहीं चलता कि उसने सबको कैसे हरा दिया। जैसे ही उसकी नजर चीरू पर पड़ती है वो तुरंत उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। उधर रिया के फादर ने एक और बैकअप प्लान पहले से रेडी कर रखा था कि अगर रिया ना मिले तो चीरू को किडनैप कर लो, और जैसा कि उसने प्लान किया था एकदम वैसा ही होता है, चीरू को किडनैप कर लिया जाता है। अब सीन कट होता है चीरू की छोटी बहन मेरो पर। वो बहुत स्मार्ट लड़की थी और उसकी मॉम पहले से इस दुनिया से जा चुकी थी और मेरो अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। मॉम के जाने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। जब से चीरू ने रिया को घर लाया था तब से मेरो को लग रहा था कि रिया की फीलिंग्स बिल्कुल उनकी मॉम जैसी है, बहुत काइंड और सॉफ्ट नेचर वाली। मेरे को भी ज़ॉम्बीज में बहुत इंटरेस्ट था। वो अपनी फ्रेंड से ज्यादातर ज़ॉम्बीज वाली बातें ही किया करती थी। एक दिन उसकी एक फ्रेंड बताती है कि मुझे लगता है कि हमारे इंग्लिश वाले टीचर एक ज़ॉम्बी है, वो हमेशा अपने पास एक रॉ मीट रखती है। अब इस बात की सच्चाई पता करने के लिए मेरो और उसकी फ्रेंड उस टीचर पर नजर रखने लगती हैं और फाइनली उन्हें पता चलता है कि उनकी टीचर ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उन्होंने एक बेबी क्रोकोडाइल पाल रखा है। वो उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे स्कूल लेकर आती थी और जो रॉ मीट वो लाती थी वो उसी क्रोकोडाइल को खिलाती थी। अब सबको समझ आता है कि उनकी टीचर ज़ॉम्बी नहीं है। तभी मेरो की एक और दोस्त उसे बताती है कि जब मैं स्कूल जाती हूँ ना तो मुझे घर के पास हड्डियों की बदबू आती है, मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में मुर्दों को खाया जाता है। ये सब सुन के सभी के होश उड़ जाते हैं और फिर शुरू होती है जांच। जब वो लोग घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक अजीब सा आदमी रहता है। वो आदमी नए नए डिशेस बनाने के लिए कुछ अजीब स्मेल्स का इस्तेमाल करता है। सब मिलकर उस डिश को टेस्ट करते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि वो डिश उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब मेरो सभी को बताती है कि मेरे घर में एक ज़ॉम्बी है जिसे मेरा भाई चीरू लेकर आया है, लेकिन उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब मेरो घर लौटती है तो वो देखते कि उसके घर में बहुत सारे हाइपोटॉक्सिन के पेड़ लग चुके हैं। ये देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि उन्हें भी हाइपोटॉक्सिन के पत्ते बहुत पसंद थे। मेरो उस पल को याद करती है जब वो बीमार थी और उसकी माँ ने उसके सिर पे हाथ रखती थी और उनका हाथ हमेशा ठंडा रहता था। ये सब याद करके वो अपनी माँ के कब्र पर पहुंचती है जहाँ रिया पहले से मौजूद होती है। रिया को देखकर मेरो को अपनी माँ की झलक दिखती है और वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। रिया फिर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका हाथ भी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। मेरो अपने मन में सोचती है ये तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दूसरी ओर हम चीरू को देखते हैं जिसे डेनियल ने अपने घर में कैद कर रखा होता है। तभी डेनियल की दूसरी पत्नी सीना उसके पास आती है और कहती है उस लड़की रिया की वजह से आज तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं है। अब हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डेनियल एक शानदार स्वॉर्ड स्मिथ होता है और शहर के सबसे अमीर
फैमिली से ताल्लुक रखता है। लेकिन एक दिन वो एक मुकाबला हार जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तभी उसके पास एक नॉर्मल लड़की रून आती है और वो कहती है जिंदगी में बार बार मौके आते रहते हैं, एक छोटी हार से हार मान लेना ठीक नहीं है। उसकी बातें डेनियल को बहुत पसंद आती है और वो अगले ही दिन उसके पास